अमित, मैंने ना अक्सर ऐसा देखा है कि बार बार एक ही काम को करते रहते हैं तो एक आदत सी बन जाती है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मेरे एक कलीग हुआ करते थे। एक बार मैं उनको देख रही थी तो वो टेबल पर ना जो भी चीज़ें थी उसको बार बार ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एक जगह से उठाकर साइड में रखा, फिर दोबारा वापस वहीं रखा। तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, और मैंने उनसे वो बात भी की और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं इसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करूंगा। जी, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाएं अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है। आज हम फोकस कर रहे हैं ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पर, और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका गौतम मौजूद हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो बात होती है कि आप ज़्यादा हाथ धो रहे हैं बार बार, या गाड़ी का लॉक आपने बंद किया है तो आपको डाउट रहता है बंद किया है कि नहीं किया है, गैस स्टोव बंद किया है कि नहीं किया है, ये तो हम सबके साथ होता है। तो कब है कि हमें लगे कि हमें आपके पास आना है? ये अच्छा सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि हमें ये बाउंड्री पता होनी चाहिए कि कहाँ ये चीज़ें जो रूटीन में हमारे साथ होती हैं वो एक बीमारी बन चुकी है। तो इसी को हम बोलते हैं, इस बीमारी को ओसीडी, है ना। ये एक गंभीर रूप की मानसिक बीमारी है। नॉर्मली जैसे आपने बोला कि कभी आपने चेक किया, एक बार चेक किया आपको तसल्ली हो गई, शायद दूसरी बार चेक किया आपको तसल्ली हो गई, लेकिन अगर इसी तरीके के विचार आपके मन में बार बार आते रहें, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप निकल गए हैं ऑफिस से, फिर भी आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मैंने गैस खुला तो नहीं छोड़ दिया, घर में आग तो नहीं लग जाएगी, और आप आधे रास्ते से वापस जा रहे हैं। अब आपने चेक किया, फिर आप वापस बैठ गए, फिर से आपको जाना पड़ रहा है। आप इंक्रीजिंगली कितना टाइम उसमें स्पेंड करते जा रहे हैं, और इसकी वजह से जब आपका काम सफ़र कर रहा है ना, आपकी सामाजिक ज़िंदगी, आपकी पारिवारिक ज़िंदगी सफ़र करने लग जाए, तब हम इसको ओसीडी बोलते हैं, तब हम इसको एक बीमारी मानते हैं। हो क्यों चाहता है, क्या कारण रहता है? ओसीडी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई लोगों में ये जेनेटिक होते हैं, आनुवांशिक, फैमिलीज़ में रन करता है, किसी को रहा है फैमिली में, वो जीन्स हैं। तनाव के कारण हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनमें इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि परफेक्शनिस्ट टाइप के लोग, जो हर काम को एक पूर्णता से करना चाहते हैं ना, उन लोगों में इस बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या प्रिवेंटिव कुछ आप सेल्फ हेल्प टिप्स बताएंगे कि हम अपनी निजी ज़िंदगी में क्या अपनाएं ताकि हम ओसीडी की तरफ ना जाएं? देखो, ओसीडी की तरफ ना जाएं पूरी तरह बचने के लिए तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कोई शॉर्ट रामबाण नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर से बचने के लिए कर सकते हैं, अपने रूटीन लाइफ में कर सकते हैं, जिससे हमें स्ट्रेस कम रहे और इस बीमारी की ओर जाने से हम बच सकें। जैसे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल ना, जिसमें आपका संतुलित आहार, रोज़ाना एक एक्सरसाइज, जिससे नॉर्मली वो केमिकल्स दिमाग में रिलीज़ होते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल्स कम रखते हैं और एंग्जाइटी कम रखते हैं बेसिकली, है ना। तो इन चीज़ों को, जैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हो गई, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, तो डॉक्टर साहब, जैसे ओसीडी में दो कीवर्ड आ रहे हैं, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव, इन दोनों को कैसे समझें? जी, ऑब्सेसिव आया है ऑब्सेशन से। तो ऑब्सेशंस होते हैं ऐसे विचार या ऐसी तस्वीरें या कुछ उत्तेजनाएं जिनसे इंसान बार बार परेशान हो रहा है। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है हमारे विचारों में, हम क्या कर सकते हैं, हम एक जगह फोकस कर सकते हैं। मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, राइट। अगर मैं चाहूँ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, मैं अपना फ़ोन खोलूँगी, मैं अपने विचारों को वहाँ डायरेक्ट कर सकती हूँ, राइट। फिर मैं फ़ोन बंद करके आपसे फिर से बात कर सकती हूँ। मेरा पूरा नियंत्रण है अपने विचारों के ऊपर, राइट। ओसीडी में ये नियंत्रण ख़त्म हो जाता है। मैं अगर कुछ भी देख रही हूँ, मोबाइल देख रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, उदाहरण के लिए कि एक ख्याल मेरे मन में आया, मेरे हाथ गंदे हैं, ठीक है, गंदे हैं, जर्म्स लगे हैं, मैंने यहाँ टच कर दिया है और ये गंदे हैं। मैं आपसे बात करते हुए अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, गंदे हैं, मुझे घबराहट बन रही है, मुझे पसीना आना शुरू हो गया, मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो गए हैं, और ये एंग्जाइटी बढ़ती जाती है जब तक मैं इन हाथों को जाकर धोऊंगी। तो ये मेरे जो डेली रूटीन का कार्य है, ये उस पर एक बाधा बन रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको उदाहरण एक देती हूँ कि अब आप देखिए, एक घर में हाउसवाइफ हैं, ठीक है, अगर उनको ये विचार आ रहे हैं तो वो क्या करेंगी, सुबह उठेंगी, सबसे पहले हाथ धो रही हैं। अब उन्हें पता है बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, लेकिन उनके मन में विचार आ रहे हैं, वो बार बार हाथ ही धोने जाए जा रही हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही हैं, ठीक है।
इतना साबुन, इतना पानी खर्च किया है, घर में जो है पानी नहीं है और लोगों को परेशानी हो रही है। वापस आ रहे हैं बच्चे स्कूल से, परिवार वाले वापस आ रहे हैं, उनको बोला जा रहा है आप कपड़े चेंज करो, आप कपड़े धुल कर आओ, आप बैठोगे नहीं, आप नहा कर आओ। आप अपने साथ साथ दूसरों को भी कहते हैं, दूसरों को भी इन्वॉल्व आप अपने ओसीडी में करने लगते हैं। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी सामाजिक लाइफ पे। मतलब आपको लगता है कि क्या मैं पागल हो रही हूँ, इस तरीके के सवाल मन में आने लगते हैं कि मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमारे व्यक्तित्व से बहुत अलग होती हैं। हम पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए हैं। पर क्या ये एज फैक्टर भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? एज फैक्टर अगर हम देखें तो ओसीडी का जो पीक होता है जनरली जो है वो 20s to 30s, 20 से 30 साल की उम्र में उभरने लगता है, ओके। है ना। लेकिन कोविड-19 के बाद से तो हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों में 8 साल 9 साल के बच्चों में भी ओसीडी के सिम्टम्स नज़र आने लगे। डॉक्टर साहब, इतना तनाव तो हो नहीं सकता कारण 8-10 साल में, तो कोई और वजह भी रहती है फिर? नहीं, 8-10 साल मैंने बोला ये जैसे कोविड वाला है, एक तो वही कि जेनेटिक्स अगर आपके अंदर है ऐसी जीन्स और आप ऐसे तनाव वाले माहौल में आ रहे हैं, ठीक है, या जैसा कोविड-19 का माहौल था, हमारे चारों तरफ बहुत भय था, है ना, एक टेरर में हम जी रहे थे, आसपास जो है बहुत लोगों की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो वो एक इतना ख़राब टाइम हम लोगों ने देखा है कि वो एक बहुत बड़ा तनाव था। बच्चों ने भी वही टाइम देखा तो है। ये जिसको मान लो इस तरह के लक्षण दिखते हैं कि आप बार बार चीज़ कर रहे हैं, तो वो खुद आ रहे हैं आपके पास, कोई उन्हें और लेकर आता है? दोनों ही हैं। ज़्यादातर ओसीडी के पेशेंट्स हमारे पास खुद आते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो इस चीज़ से खुद बहुत परेशान होते हैं। ये ख्याल बहुत अनचाहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी है, अगर उसको मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को उठाकर फेंक दूँ, अच्छा जी, है ना, इस तरीके के ख्याल अगर उसके मन में आ रहे हैं तो आप सोचिए कि उसे कितना अपने आप से कितनी घृणा होगी उस टाइम पे, कितना उसके अंदर गिल्ट होगा कि मैंने ऐसा सोचा भी कैसे। और वो जब इन ख्यालों को रोकने की कोशिश कर रही है और उसके रिज़ल्ट में वो क्या करती है, अपने बच्चे को अलग कर देती है, उसका ध्यान रखना बंद कर देती है, लोगों को कहती है इसे मेरी नज़रों से दूर रखो, मैं इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगी। तो आप उसके अंदर की वो समझ सकते हैं, पीड़ा समझ सकते हैं कि अभी एग्जाम्पल दिया, तो अगर ट्रीटमेंट ना हुआ हो तो ट्रीटमेंट ना कराने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कितना घातक साबित हो सकता है ये? ओसीडी जो है बहुत कम ऐसा होता है आमतौर पर कि खुद से ठीक हो जाए। कुछ समय के लिए हो सकता है कि कुछ लक्षण चले गए, लेकिन अक्सर वो फिर से वापस आते हैं और अगर हम इलाज नहीं लेते हैं तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत बुरे भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर प्रियंका, इलाज क्या है फिर? इलाज है, हमारे पास 2 तरीके का इलाज होता है। एक दवाइयाँ होती हैं, दूसरा थेरेपीज़ होती हैं। ओसीडी में थेरेपीज़ भी बहुत कारगर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं और दवाइयाँ भी बहुत सक्सेसफुल हैं। उदाहरण बताइए, जो कार्यक्रम देख रहे हैं और मान लो उन्हें इस लेवल ऑफ एंजाइटी है कि वो ओसीडी की श्रेणी में भी आए, घर बैठे कुछ थेरेपी टिप्स? देखिए, ओसीडी की जो टेक्निकल थेरेपीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए तो उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जैसे कि सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी, है ना, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, राइट। घर पे वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, जो आपके ओवरऑल एंजाइटी लेवल्स को कम करती है। एक सिंपल एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग, हम सभी जानते हैं, है ना, कि हमें धीरे धीरे अंदर सांस खींचना है, रोकना है, छोड़ना है ना। लेकिन हमने देखा है रिसर्च में इट इज़ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज इन कंट्रोलिंग ओवरऑल एंजाइटी लेवल्स, बहुत कंट्रोल होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें हो गई, जैसे अगर हम सिर्फ ओसीडी की बात करते हैं, ओसीडी पे फोकस करते हैं, तो अपने विचारों को हमें नोट करना है, ठीक है। हम एक डायरी ले लें, हम उसमें जब भी हमें विचार आ रहे हैं हम उसमें नोट करें, हम कितना टाइम इन विचारों को लेकर जो हम कंपल्शंस में बिता रहे हैं, जो व्यवहार में हम बिता रहे हैं, जैसे गंदगी वाले ख्याल आए तो मैं कितना टाइम हाथ धोने में, कपड़े धोने में बिता रही हूँ, उसको मैं नोट करूँ, तो मुझे समझ आएगा कि ये मेरे को किस हद तक जो है परेशान कर रही है। इन विचारों को हम अपने स्मार्टफोन्स में टेप कर सकते हैं। रोज़ाना 30 मिनट्स 45 मिनट्स मैं इन विचारों को सुनूं तो इनकी धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होने लगती है, इनसे उठने वाली परेशानी धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे आपने कहा, एक तो डीप ब्रीदिंग हम कर सकते हैं, दूसरा हम जर्नलिंग कर सकते हैं कि अपने विचारों को लिखें। दवाई जो आप देते हैं वो दवाई क्या एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी एंजाइटी है? और कई बार ये भी होती है बात डॉक्टर प्रियंका कि मैंने एक बार कोई लाइट एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट लिया, क्या मैं उस पर ताउम्र निर्भर रहूँगा फिर? जी, ये जो है ओसीडी के लिए जो दवाइयाँ होती हैं जनरली एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है। इन दवाइयों को जो है ऐसा नहीं है कि इनकी आदत पड़ जाती है, बट इन दवाइयों का कोर्स थोड़ा लंबा हम बोल सकते हैं कि होता है। हमारे दिमाग में छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो इम्पॉर्टेंट एक न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, राइट, उसकी लेवल्स कम हो जाते हैं, तो ये दवाइयाँ उसके लेवल्स जाकर बढ़ाती हैं ब्रेन में। तो इन दवाइयों को काम करने में ही 2 से 3 हफ्ते, महीना भर तक लग जाता है और ओसीडी के सिम्टम्स में असर आते आते कई लोगों में 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन दवाइयों की आदत हो जाएगी, ये बीमारी ही इसी तरीके की है कि ये लंबी चलती है ना। तो जब भी हम दवाइयाँ बंद करते हैं, अगर हमने इलाज पूरा नहीं लिया है, बीच में बंद कर दिया है, तो वापस आने के चांसेस रहते हैं। तो बीच में बंद नहीं करनी है। बीच में बंद नहीं करनी है, जैसे आपके साइकियाट्रिस्ट आपको बताएं वैसे ये दवाई कंटिन्यू करनी चाहिए। जी, तो इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन यहाँ पर बच्चों का जो केस आपने बताया, जो हम सेल्फ केयर टिप्स हम अपना सकते हैं, वो बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा करना, तो उसमें क्या कुछ किया जा सकता है? फैमिली किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है उसके इसमें? बच्चों को अगर OCD है घर में, तो हम चाहेंगे सबसे पहले वो बच्चे को तो एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में लेकर जाएं, ठीक है। बच्चों के साथ काम करना वैसे भी मुश्किल होता है, तो वो कोई प्रोफेशनल ही उनके साथ में काम करे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर के लोगों को चाहिए कि वो उनके जो बिहेवियर्स हैं उन पे बार बार उनको टोके नहीं, आलोचना नहीं करें, ठीक है। वो भी ट्रीटमेंट में थेरेपी का पार्ट बने, है ना। जितना उनको बताया जाता है, जिस तरीके से बताया जाता है, वो बच्चे के साथ वैसे बिहेव करें, है ना। उनको ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा है ना, ये उसकी प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहता, वो खुद इस चीज़ से परेशान है। तो क्या योग इसमें फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? योग बिल्कुल, योग आपको ओवरऑल तो रिलैक्स करता है, लेकिन हाँ, अगर मैं रिसर्च वाइज बोलूँ तो स्पेसिफिकली OCD के सिम्टम्स को टारगेट नहीं करेगा, बट अगर आप इसे रूटीन लाइफ में रखते हैं तो डेफिनेटली आपका तनाव कम रहता है और इस चीज़ की तरफ आप कम जाते हैं। जो आपने डीप ब्रीदिंग का उल्लेख किया, वो भी योग का ही पार्ट है। वो भी योग का जैसा आपने कहा कि तनाव तो जिंदगी में है, इस आपाधापी में उसे हम मैनेज करेंगे तो हम मेंटली हेल्दी रहेंगे। और OCD से आज जब जानकारी पड़ी है तो शायद इसको हम डील भी बेटर कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर प्रियंका कार्यक्रम में आके इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।